बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आप 8th क्लास का इम्तिहान पास कर चुके हैं और अब आप लोग 9th क्लास में हैं। और मेरे पास ये 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक्स हैं और आपका फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। जैसे कि बेटे देखें, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं। बेटे आपने 8th क्लास में या उससे पहले मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट्स का कंसेप्ट पहले नहीं लिया है। बेटे जी सबसे पहले तो बात ये होगी कि कोई भी चीज़ होती है तो उसको कोई ना कोई इन्वेंट करता है, किसी न किसी ने उसको प्रिपेयर किया होता है। तो बेटे मैट्रिसेस को सबसे पहले जो प्रिपेयर किया गया था, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये आर्थर कैले थे। और आर्थर कैले ने फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिसेस का जो इंट्रोडक्शन था वो दिया था और इसने अपनी थ्योरी 1858 में पेश की। हाँ बेटे जी, अब आपने MCQs के लिए ये बात याद रख लेनी है कि मैट्रिसेस को फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिसेस को आर्थर कैले ने 1858 में पेश किया है। अच्छा बेटे जी, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस होता क्या है। अच्छा बेटे जी, यहाँ पे आपके लिए आसानी के लिए एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, बुक में भी है लेकिन मैंने अपने वर्ड्स में लिखी है। देखिएगा, ध्यान करें। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। बेटे जी नंबरों की एक ऐसी अरेंजमेंट है, नंबर्स भी वो जो रियल और रियल नंबर बेटा जी वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल और इररैशनल का यूनियन होते हैं। ये भी आपने याद रखना है कि रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो कौन से बना, आप बताएं? रैशनल और इररैशनल का यूनियन, दैट्स गुड। हाँ जी बेटा जी, देखें जैसे कि ये मैंने नंबर्स लिखे हैं, ये 0 1 3 4, एक ए मैट्रिक्स का नाम दिया, एक मैंने बी मैट्रिक्स का नाम दिया है। तो बेटा जी यहां से देखें कि ये जो नंबर्स हैं ये मैंने ब्रैकेट्स में लिखे हैं। यहां पे देखिए डेफिनेशन में भी है कि भाई एक रेक्टेंगुलर अरे, यानी अरे बनानी है रेक्टेंगल्स की फॉर्म। ये देखिए एक रेक्टेंगल्स की फॉर्म बन रही है और उसमें नंबरों को इनक्लोज कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? मैट्रिक्स। क्या बन जाता है? मैट्रिक्स। अच्छा बेटा जी, अब आपने यहाँ पे बात थोड़ा सा गौर करना है कि जो मैट्रिसेस हैं क्या। अच्छा बेटा जी, ये जो मैट्रिसेस हैं इनमें दो चीजें शामिल होती हैं। आज गौर करें जरा थोड़ा सा। बेटा जी देखें, कुछ नंबर्स तो इस फॉर्म में हैं, ऐसे लिखे हुए हैं, देखें यूं दो, और कुछ नंबर्स ये हैं, यानी कि एक नंबर्स वॉल्स की तरह, जैसे कि सीधी हमारी एक दीवार होती है और एक जैसे नंबर्स है वो सीधे जैसे हमारे पिलर्स कॉलम्स की फॉर्म में होते हैं। तो बेटा जी इसमें लिखा गया है कि अ मैट्रिक्स इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। एक जो मैट्रिक्स होता है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। हाँ जी बेटा जी, कौन कौन सी चीजें? एक रोज होती है, दूसरा कॉलम्स होता है। हाँ जी बेटा जी, रोज और कॉलम्स। एक तो जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, ये रोज है, ठीक है, ये भी रोज है। इसके बाद आप देखें कि कॉलम्स, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग अपनी एग्जांपल देखें तो जब आप स्कूल में इंटर होते हैं तो हमारे स्कूल के सामने वाली वॉल के साथ एक बहुत बड़ा पिलर सा है, बिल्कुल सीधा सतून उर्दू में बोला जाता है। तो वो बेटे जी क्या है? वो हमारे पास कॉलम है। अच्छा बेटे, इसमें मजीद आपके आसानी के लिए यानी मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस भी शो कर दी हैं। यहाँ पे लिखा गया द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। हॉरिजॉन्टल वे बेटे जी उफ़क़ी, ऐसे नंबर जो उफ़क़ी लाइन की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो बेटा जी रोज कहलाते हैं। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में नोट करें, 0 और 1 ये एक रो है। क्यों? ये इसलिए रो है क्योंकि ये इन हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट की गई है। इसी तरह बेटा जी एग्जाम्पल इसकी यहाँ पे शामिल की गई है। देखिए मैंने अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स लिखा 0 1 3 4, तो 0 और 1 मैंने इसके ऊपर सर्कल किया है और सर्कल आपके आसानी के लिए लिखा कि बेटा जी आपको पता चल जाए कि जो इस तरह की फॉर्म होगी वो रोज होगी। और यहाँ पे आप लोग देखें कि जो रो है मैंने R1 से R2 से, आपने हमेशा याद रखना है
कि जो रो होती है वो हमेशा कैपिटल आर से शो करनी है। आपने किससे शो करनी है? कैपिटल आर के साथ। जितनी रोज होंगी R1 R2 R3 अप टू सो ऑन, आप उसको नाम दे सकते हैं। इसमें बात बेटा जी देखिए आप लोग आगे हैं कॉलम्स मैट्रिक्स, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। हाँ जी बेटा देखिए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म जैसे ये मेरा मार्कर देखें सीधा, बिल्कुल सीधा, जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं वर्टिकल फॉर्म हूं। जितने भी ह्यूमंस हैं जब वो खड़े होते हैं तो वो इन वर्टिकल फॉर्म्स होते हैं। तो यहां पे देखिए बेटा जी, तो ये वर्टिकल फॉर्म यहां इस एग्जांपल में देखें तो ये एक मैट्रिक्स लिखा गया है। इसमें बेटा जी 3 वर्टिकल फॉर्म है, 1 4 7 2 5 8 3 6 एंड 9। तो ये इसका मतलब है यहां पे कितने कॉलम्स हुए? 3 कॉलम्स हुए, 3 कॉलम, C1 C2 C3, और कॉलम इज डिनोटेड बाय C, कैपिटल C, कैपिटल C के साथ आप लोग इस कॉलम्स को शो करेंगे। अच्छा बेटा जी हमने देखा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है इसमें 2 चीजें होती हैं, एक चीज रोज है, एक चीज कॉलम है। जिस तरह एक फैमिली के मुख्तलिफ नंबर्स ऑफ पर्सन्स मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, इसी तरह इसमें भी नंबर्स और रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मिलकर एक मैट्रिक्स बना देते हैं। अब बेटा जी अगर बात करें इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, नेक्स्ट इसमें ऑर्डर भी डिस्कस होता है। अरे बेटा जी आपने देखा कि इसमें रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं। आपने याद रखना है कि जो रोज होती हैं उन्हें मैथमेटिक्स में हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है? स्मॉल m से। और जो रोज है वो m से, और जो कॉलम्स होंगे बेटा जी वो हम लोग लिखते हैं स्मॉल n से। n मीन नंबर ऑफ रोज एंड n मीन नंबर्स ऑफ कॉलम्स। अरे बेटी इसी चीज को ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में अप्लाई करते हैं। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर हेडिंग है और लिखा गया कि इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स, अगर एक मैट्रिक्स है और उसमें m रोज है और उसके साथ क्या है? n कॉलम्स हैं, तो फिर बेटा जी उसका ऑर्डर जो होता है वो m बाय n। m मीन नंबर्स ऑफ रोज, n मीन नंबर्स ऑफ कॉलम्स। एक तो बेटे m बाय n करके लिख सकते हैं या इसको m मल्टीप्लाई n भी लिखा जाता है। मेरे पास ये जो 9th की बुक है इसमें जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो m बाय n से है, लेकिन जब बेटे जी आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो उस वक्त m बाय n के साथ साथ m जरा n भी आप पढ़ लेंगे। मतलब कि आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्म लिखते हैं तो वो इट्स राइट, वो ठीक होती है। लेकिन आपने क्योंकि आपकी बुक के अंदर m बाय n है इसलिए आपने m बाय n ही लिखना होगा। अरे बेटा जी इसके बाद देखिए एग्जाम्पल इसकी दी गई है। इसमें देखिए 1 2 3 एक रो है, 4 5 6 दूसरी रो है। और बेटा जी इसमें देखें मैंने आपको रोज में बताया था जो वो एंट्री जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये 1 2 3 4 5 6 यानी 2। इसका मतलब है कि हमारे पास जो m है वो कितना है? 2। m कितना है? 2। और इसके बाद देखें वर्टिकल 1 4 2 5 एंड 3 6। इट मीन्स के कॉलम्स कितने हैं? 3। तो बेटा जी जब ऑर्डर लिखा जाता है तो नंबर ऑफ रोज पहले लिखी जाती है और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो बाद में। तो इट मीन्स के हमारे पास 2 रोज है तो हम लोग वो 2 पहले लिख लेंगे और कॉलम्स हमारे पास 3 है तो हम लोग वो बाद में लिख लेंगे। यहां पे लिखा गया बिकॉज देयर आर 2 रोज। ये बेटा जी इसमें 2 रोज है और क्या है? और 3 कॉलम्स हैं। तो इसकी वजह से ये क्या होगा कि इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 बाय 3 होगा, 2 बाय 3 होगा। अच्छा इस बार बेटा जी एक्सरसाइज से जाने से पहले हमें एक और इसमें चीज देखनी पड़ेगी जो हमारी चैप्टर्स के अंदर एक्सरसाइज 1.1 में अप्लाई हो रही है। देखिए कौन सी? देखिए बेटा जी इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल, कोई चीज इक्वल कब होती है? जब वो साइज में इक्वल हो, जब उसके अंदर प्रॉपर्टीज उसकी खूबियां एक जैसी होंगी तो हम उसको इक्वल्स कह देंगे। अब 2 स्टूडेंट्स जो आप एज में तो इक्वल हो सकते हो, यानी 12 इयर्स है ये भी 12 इयर्स है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ
फर्क आएगा। हाँ जी बेटा देखिए यहाँ पे इक्वल मैट्रिसेस है, तो इक्वल मैट्रिसेस हमारे कौन से होते हैं? हाँ जी बेटा जी यहाँ पे लिखा गया कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर ऑर्डर्स एंड कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। व्हाट मीन्स ऑफ दिस स्टेटमेंट्स? हाँ जी बेटा जी इस स्टेटमेंट्स का मतलब ये होगा कि दो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल होंगे अगर उनका ऑर्डर हमने यहां पे पढ़ा बेटा जी, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर्स ऑफ कॉलम, अगर वो इक्वल्स हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। व्हाट मीन्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग्स? कोरस्पॉन्डिंग्स मीन मुतलका। जैसे कि देखिए इससे हम बात से इलस्ट्रेट करते हैं कि यहां पे नंबर 1 है, तो अगर किसी और मैट्रिक्स का भी यहां पर क्या होगा? 1 होगा, तो इसका मतलब है कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम। अगर यहां पे इस मैट्रिक्स में 3 है तो किसी दूसरे मैट्रिक्स में भी क्या होगा? 3, तो इसका मतलब होगा कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है। ये जैसे -4, अगर कोई और किसी मैट्रिक्स में यहां पे -4 आएगा, इसी पोजीशन पे सेम पोजीशन पे -4 आना है, तो फिर बेटा जी वो होगी कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डेंस उर्दू में कहते हैं मुतलका, किसी चीज से मुतलका। यहां पे 2 है, तो अगर किसी और मैट्रिक्स में है ये 2, तो फिर वो भी उससे कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होगी। जैसे कि यहां पे ए और बी। हाँ जी बेटा जी अगर देखा जाए तो बजाय थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करें तो क्या देखो, 1 ऑलरेडी 1, 2 + 1 is 3, so it is a 3, 4 - 2 is 2, इधर भी 2। तो आप लोग बेटे देखिए कि इन दोनों की एंट्रीज होगी सेम। अब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी? नंबर 1 उनका ऑर्डर सेम हो, दूसरे नंबर पे उनकी आप बताएं वेरी, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए बेटे जी यहां पे देखें 2/2 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर, 2 ही रोज 2 ही कॉलम, 2 ही रोज 2 ही कॉलम्स, एंट्रीज ऑलरेडी सेम। इट मींस कि फिर A = B है, यानी बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। हाँ जी बेटा जी इस तरह से हमारी जो 1.1 एक्सरसाइज है उसकी जो रिक्वायरमेंट थ्योरी है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इस चीज को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आपको 1.1 एक्सरसाइज करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। जैसे देखें सारी चीजें वही वाली अप्लाई हुई हैं, परेशान नहीं होना, बिल्कुल इजी होके। देखिए बेटा जी यहां से देखें, ये एक मैट्रिक्स मेरे पास दिया गया है, फर्स्ट मैट्रिक्स। ये भी देखिए मेरे पास बुक भी है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज है 1.1, यहाँ पे लिखा फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। ये देखिए बेटा फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लिख दिए हैं, मैट्रिसेस की जगह फॉलोइंग, मैट्रिसेस नहीं लिखा। हाँ जी बेटा जी यहाँ पे कितनी रोज है? 2 रोज है। कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम है। नंबर ऑफ रोज = 2, ए मीन ये मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A = 2। इट मीन्स कि 2 ही रोज 2 ही कॉलम, तो फिर क्या हुआ 2/2। आगे बेटा जी ये मैंने इसी के अगले क्वेश्चन मुतलका लिख दिए हैं, लेकिन मैंने इनके ऑर्डर्स नहीं लिखे हैं। ये जस्ट आपने इस क्वेश्चन की हेल्प से और ये जो पीछे जो ऑर्डर की बात मैंने समझाई है उसकी मदद से आपने ये खुद लिख लेने हैं। हाँ जी इसके बाद हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। आज बेटा आप लोग अगर अपनी बुक के ऊपर ध्यान करें तो पेज नंबर 4 पर एक्सरसाइज 1.1 है। यहाँ पे क्वेश्चन 2 में लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आप बताएं कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल्स हैं। आपको जब इक्वल मैट्रिसेस की मैंने डेफिनेशन करवाई है तो उसमें मैंने आपको कहा है कि उनके ऑर्डर्स सेम हो। उनके क्या सेम हो? ऑर्डर्स। और ऑर्डर के साथ साथ उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का भी सेम होना जरूरी है। हाँ जी बेटे आपकी बुक के अंदर ए से लेकर जे तक ABCDFGHIJ तक मतलब कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे बताया गया कि आपके बताएं कि कौन से के इक्वल है। यहाँ पे कंप्लीटली क्वेश्चंस नहीं लिखे गए, यहाँ पे जस्ट मैंने लिख दिया है कि कौन सा मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स के इक्वल्स है। एक क्वेश्चन में मैंने रीजन भी लिखी है, बाकी में मैंने रीजन नहीं लिखी है। हाँ जी बेटा जी यहाँ से अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास आपकी बुक में पहला जो है वो A = 3 है। और अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करें तो हमारी बुक के अंदर जो C वाली एंट्रीज है वो 5 - 2 है। 5 - 2 मीन 3। 5 में से 2 निकल गए 3। इधर भी 3 इधर भी 3। 1 रो 1 कॉलम,
1 रो 1 कॉलम, इट मीन्स कि ऑर्डर इज सेम, इधर भी 3 इधर भी 3, इट मीन्स कि दोनों रिक्वायरमेंट क्या हो गई, हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, हमारी ऑर्डर वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई और सेम एंट्रीज वाली भी पूरी हो गई। तो यहां पे देखिए द ऑर्डर एंड कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, ऑर्डर्स भी बेटा जी सेम है यहां पे और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो इट मीन्स, इसे पढ़ेंगे एम्प्लाइज डेट या आप लोग पढ़ेंगे इट मीन्स, तो ये इट मीन्स के A इज इक्वल टू C। अच्छा बेटा जी यहां पे अगर देखा जाए हेयर, यहाँ पे जहां पे भी अगर वो नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है तो मैंने हेयर का वर्ड यूज किया, आपने यहाँ हेयर से बात को पिक कर लेना है। अब जब आप लोग इसको करेंगे तो आपके सामने बुक होगी तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये चीज ये हो रही है। अच्छा बेटा यहाँ पे हेयर B 3 और 5, यहां से देखें I वाले में तो इसमें 3 है, यहाँ पे 3 + 2 = 5, 3 है 5 है 3 है 5 है। ऑर्डर देखें, ऑर्डर है 1 रो और 2 कॉलम, 2 रो, ये रो यूं कॉलम। हाँ जी बेटा जी, तो कितना ऑर्डर बना 1/2, इधर भी बना 1/2, इट मीन्स कि ऑर्डर भी सेम एंट्रीज भी सेम। इसी तरह बेटा जी ये जो E और H है और J, इन तीनों की एंट्री सेम है, एंट्रीज भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स भी सेम है। हाँ जी बेटा जी देखें, इसमें देखें 2 रोज 2 कॉलम्स, 2/2 ऑर्डर, 2/2 2/2 ऑर्डर सबका सेम, एंट्रीज 4 0 6 0, ये 4 0 6 2 सेम। इसमें देखें थोड़ा सा ध्यान करें, 2 + 2 4 2 0 0, इट मीन्स कि इन सब की क्या हो गई, एंट्रीज भी सेम हो गई हैं और ऑर्डर्स भी सेम हो गए। तो इसका मतलब है कि ये तीनों जो होंगे वो आपस में इक्वल्स होंगे। हाँ जी अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर करते हैं तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स F है इसमें एंट्रीज देखें, एंट्रीज हैं 2 और 6, इसमें देखें 2 और 6। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें तो इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स के लिए कितनी चीजों का रिक्वायर्ड होना जरूरी है, 2 का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस और दूसरी कौन सी है, सोच के जरा बताएं, एंट्रीज, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। हाँ जी, तो दोनों चीजें सेम हो गई, इट मीन्स कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अजमेर जी आपके सानी के लिए मैंने वैसे सामने लिख दिए, लेकिन मैंने ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ एक ही क्वेश्चन में लिखी है, बाकियों में आप लोगों ने खुद लिखनी होगी। जस्ट मैंने आपको हिंट दे दिया, बाकी ये सेंटेंस जो होगा वो आप नीचे खुद लिखेंगे। अजमेर जी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D। अजमेर जी जो ये क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स आपका निहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 में से तकरीबन 80-90% चांस होते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो पेपर में आ जाए। इलमेर जी आपने ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से, एहतियात के साथ और बी केयरफुल होकर करना है। हाँ जी यहां पे देखें तो ये 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, 2 मैट्रिसेस, इसमें 1 रो है 2 रो, 2 रो है, इसमें देखिए 1 रो 2 रो, इसमें भी 2 रो है, इसमें भी 2 रो है, 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, इसमें भी 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम। इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, अकॉर्डिंग टू इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के लिहाज से ये दोनों आपस में इक्वल्स हैं, तो फिर इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में क्या होंगी, इक्वल्स होंगी। क्या होंगी, इक्वल। तो बेटी फर्स्ट एंट्री यहां पे देखिए A + C। अब A + C को आपने 2 एंट्रीज नहीं समझना कि जब 2 नंबर्स प्लस होते हैं तो फिर एक एंट्री बनती है, फिर कितनी एंट्रीज बनती है, एक। लेकिन आप में से इसको कुछ 2 बार लेंगे, कुछ ने कहना 1 2 3 4 कॉलम है, इसमें 4 नहीं, जब कोई नंबर किसी नंबर में प्लस होता है तो वो नंबर 2 नहीं रहता, फिर वो 1 बन जाता है। 2 + 3 5 तो 1 नहीं है। इस तरह देखिए जी A + C ये पहली एंट्री है, तो दूसरे मैट्रिक्स में पहली एंट्री कौन सी है, 0। इट मीन्स कि A + C = 0। हाँ जी बेटा जी इसके बाद मैंने इसी कॉलम्स को ही लिया है, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम देके सेकंड जो इसी कॉलम के अंदर जो सेकंड एंट्री है वो C - 1 है, तो मैंने C - 1 को इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री उसकी मुतलका सेम उसी पोजीशन पर, इधर से ये पोजीशन है तो इधर भी सेम पोजीशन 3। हाँ जी यहाँ पे C क्या हो रहा है, C हो रहा है माइनस, तो सॉरी C माइनस हो रहा है 1 C में से माइनस हो रहा है, तो ये इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। जब बेटा जी ये प्लस हुआ तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब थोड़ा सा ध्यान करें तो इक्वेशन नंबर 1 है वहां पे A + C है, A + C है।
अच्छा बेटा जी, अगर ये सी वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हमने ये सी की जो वैल्यू होगी वो इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी होगी, पुट करनी होगी। तो इसलिए हमने ये वाली जो वैल्यू है सी वाली पुट इन इक्वेशन 1, तो हमने ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, तो ये मैंने पहले सेम वही लिख ली इक्वेशन, फिर ये जो सी था इस सी की जगह पे उसकी वैल्यू 4 इधर प्लस है तो दूसरी साइड पे जाकर वो क्या हो गई, माइनस हो गई, तो इसलिए फिर ए का हमारे पास आंसर आ गया। हाँ जी बेटा जी, हमने पहले कॉलम से 2 वैल्यूज फाइंड कर ली है, हमने कॉलम्स को लिया, हमने रोज को नहीं लिया, मैंने क्या लिया है, कॉलम्स को। पहले कॉलम की एंट्री को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, दूसरे कॉलम की एंट्री को मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। पहले कॉलम्स वाली एंट्रीज को मैंने सॉल्व किया, अब आगे आप लोग दूसरे कॉलम वाली एंट्रीज पे। हाँ जी बेटा जी, अगर दूसरे कॉलम वाली एंट्री देखें तो उसकी पहला जो है दूसरे कॉलम में नंबर है वो है a+2b, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी बनती है, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बन रही है -7, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे है। तो बोथ आर क्या हो गई, इक्वल्स, बोथ आर क्या हो गई, इक्वल। ये देखो a+2b इज इक्वल टू -7। अब आप देखो कि आपके पास इक्वेशन नंबर जो यहां पे थी, इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू आ चुकी है। हाँ जी बेटा जी, तो आप ये a की वैल्यू, ये जो अभी इक्वेशन नंबर 3 बनाई है, इस इक्वेशन में क्या कर दें, पुट कर दें। देखिए ये वैल्यू जो इज इक्वल टू -4 है, ये मैंने इस a की जगह पुट कर दिया। यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस दूसरी साइड पे जाके इक्वल की क्या हो जाता है, वो हमेशा प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा जी ये आके प्लस हो गया, तो a की वैल्यू b की वैल्यू बच गई -3। तो अब ये 2 इधर b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और जो नंबर एक तरफ मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे ये आके डिवाइड हो गया। इस तरह से हमारे पास a b c 3 चीजों की वैल्यूज आ चुकी है। हाँ जी बेटा जी, इसके बाद आप लोग इसी कॉलम की लास्ट एंट्री देखें, सेकंड कॉलम की लास्ट एंट्री, तो वो हमारे पास है 4d-6। कौन सी थी, 4d-6, और इधर लास्ट एंट्री करस्पॉन्डिंग कौन सी, 2d। तो ये दोनों एंट्रीज क्योंकि करस्पॉन्डिंग होंगी तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में क्या होती है जी, इक्वल। तो ये हमने इक्वल्स रखा। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि ये -6 है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो गया, और ये 2d जब हम इक्वल किस साइड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। दोनों d है, एक 4d एक -2d है, 4d में से 2d को हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो बच गया 2d। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो गया डिवाइड, तो बाकी हमारे 2 पे अगर डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 3। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, हमने आज का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आप सब ने मेरी बात को गौर से सुना होगा। तो बेटा जी याद रखना कि जब तक आप लोग दिए गए काम को रेगुलरिटी से नहीं करेंगे तब तक वो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए बेटा उम्मीद है कि आज का लेक्चर हमारा मज़े का रहा होगा। हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए मज़ीद नई चीज़ें और अच्छे अंदाज में और इससे भी आसान वे में लाता रहूँगा। उम्मीद है। अल्लाह हाफिज़ बेटा।